क्या तुम्हें पता है मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट कभी रीड ही नहीं करते, इसलिए या तो उनके जो रिटर्न होते हैं वो बहुत कम होते हैं या वो अपने नुकसान भी करवा लेते हैं। अगर तुम भी कंपनी की रियल परफॉर्मेंस जानना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो रियल प्रॉफिट्स है या कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को बस एग्जैजरेट कर रखा है, तो तुम्हें कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और उसके साथ उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने बहुत जरूरी है। हाय, माय नेम इज रोहित गोस्वामी एंड दिस इज डे 2 ऑफ द सीरीज द फंडामेंटल एनालिसिस। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को कैसे रीड करते हैं और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को रीड कैसे करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे समझते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट इज एनुअल रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट एक इलैबोरेटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल एज वेल एज द नॉन फाइनेंशियल डिटेल। किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे और उसके अंदर एक इन्वेस्टर सेक्शन होगा, उसके अंदर जाके आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करिए उसकी एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि वो एक ज्यादा ऑथेंटिक होती है और ज्यादा रिलायबल ऑप्शन होता है। इस वीडियो के लिए हम टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि हम एनुअल रिपोर्ट को कैसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। इसके अंदर इन्वेस्टर सेक्शन के अंदर जाके आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो जनरली कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे काम के लिए इतने ज्यादा यूजफुल नहीं है, जिन्हें हम अभी के लिए स्किप भी कर सकते हैं। जिन पॉइंट्स पे हमें अभी के लिए अच्छे से ध्यान देना है वो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जनरल शेयर होल्डर डिस्कशन एंड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी के लिए हम इन पॉइंट्स पे ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ऑफ एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि इसके अंदर आपको कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में पता चलता है, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है, कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में पता चलता है, कंपनी के रिस्क के बारे में पता चलता है जो कंपनी फेस करती है। इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और मैं तुम्हें हाईली सजेस्ट करूंगा कि तुम इस वाले सेक्शन को कभी भी स्किप मत करना। देखो, इसकी स्टार्टिंग जनरली इकोनॉमी के ओवरव्यू से शुरू होती है, देन सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया उसके बारे में, देन कमिंग डाउन टू दी प्रोडक्ट सेगमेंटेशन कि आपकी कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट्स कौन से, देन दी लिस्ट ऑफ सब्सिडरीज। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है देन उस केस में कंपनी के अलग अलग प्लांट्स कहाँ है उसकी डिटेल्स होती है, देन दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इसके अंदर अलग अलग डिटेल्स होती है लाइक दी डायरेक्टर्स बैकग्राउंड, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा। लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे काम की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, डिटेल ऑफ शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। बहुत सारे लोग इस पार्ट पे बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इस पार्ट को हमें स्किप करने देना चाहिए क्योंकि ये पार्ट हमारे इतने ज्यादा काम का भी नहीं होता। देन आता है डायरेक्टर रिपोर्ट, इस पार्ट को हम कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। इसे हम एक क्विक रीड देंगे क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंजेस हैं या नहीं है, तो इसे हम एक क्विक रीड देंगे बस। Then comes one of the most important part of annual report, that is the consolidated financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो एक बेटर होता है क्योंकि वो कंपनी के जनरली एक अच्छा ओवरव्यू देता है हमें, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी के साथ साथ कंपनी की जितनी भी सब्सिडरीज होती है उन सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। तो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। Okay, so now moving on to the next part and the most important part, the annual report. ये टाटा मोटर्स की 80th इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट है फॉर द ईयर 2024 to 25। एनुअल रिपोर्ट
एक कंपनी का कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल एज वेल एज द नॉन फाइनेंशियल डिटेल्स जो हमारे काम की होती है। देखो, टाटा मोटर्स ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में एक पेज दे रखा है जिसके अंदर इन्होंने पूरे ईयर की हाइलाइट्स दे रखी हैं, या आप कह सकते हो हेलीकॉप्टर व्यू दे रखा है पूरी एनुअल रिपोर्ट का, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल टॉप एंड ऑपरेशनल थिंग। सो इन्होंने यहाँ पे इनकी सेल्स के बारे में बता रखा है, ग्रुप रेवेन्यू की डिटेल्स दे रखी हैं, मार्केट कैप से रिलेटेड चीज़ें बता रखी हैं, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहीं पे बता रखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है इस पे मैंने आगे डिटेल में डिस्कशन करी हुई है, तो आप उससे समझ लेना। देन बहुत सारी डिटेल्स में चीज़ें बता रखी हैं समराइज करके। तो ये पेज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज एन इन्वेस्टर टू नो द एक्चुअल पोजीशन और द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द कंपनी। Okay, so this page shows the content or the index of the annual report. So it has integrated reports like about Tata Motors, chairman's message, BODs, etc. ये इतना हमारे लिए ज़्यादा काम का नहीं होता है। Then comes the business segment. क्योंकि टाटा मोटर्स अपने व्हीकल में डील करता है तो इन्होंने अपने बिजनेस सेगमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लाइक देयर कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैगुआर लैंड रोवर। तो हम इसका एक क्विक ओवरव्यू ले लेंगे कि इसके अंदर कोई ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं या कोई ऐसी कार आ रही है जो मे बी बहुत ज़्यादा इनकी फाइनेंशियल्स या नॉन फाइनेंशियल्स को चेंज कर सके, तो इसका हम जल्दी से क्विक रीड ले सकते हैं। देन दी वैल्यू क्रिएशन दैट शोज द टेक्नोलॉजी, देयर R&D एक्सेट्रा। देन इन्होंने अपनी सस्टेनेबिलिटी रिव्यूज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन जो चीज़ हमारे काम की है वो है दिस वन, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। देखो, जो जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है उस वो है दिस वन, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, देन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, लाइक द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में पता चलता है रिगार्डिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस, देयर बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन या पार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कंपनी के रिस्क के बारे में बताया जाता है, कंपनी कैसे ग्रो करेगी, कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या है, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी कुछ चीज़ों को हम स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, या उनका एक क्विक रीड बस ले सकते हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग द बिजनेस सेगमेंट। तो इन्होंने अपने कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में बता रखा है, देन उनका पूरी समरी दे रखी है, उन्हें एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में। एक बार इसको आप गो थ्रू कर सकते हो कि इसमें कोई मेजर चेंजेस है या नहीं है। देन दे ऑल्सो हैव देयर पैसेंजर व्हीकल्स, उसको भी आप जल्दी से क्विक रीड ले सकते हो इफ देयर आर एनी मेजर चेंजेस और नॉट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। सो सबसे पहले इन्होंने ओवरऑल इकोनॉमी का ओवरव्यू दे रखा है इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। देन इन्होंने अपने सारे पूरे बिजनेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ये सेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस सेक्शन में कंपनी अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में बताती है, कंपनी अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताती है, कंपनी अपने रिस्क के बारे में बताती है, और ये चीज़ें हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सब मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस को अच्छे से रीड करें। Now comes the next and one of the most important part or section of annual report which we cannot ignore, that is the consolidated financial statement. Consolidated financial statement में हमारी consolidated balance sheet होती है, consolidated profit and loss account होता है, then consolidated cash flow statement होता है।
इस सेक्शन को हम मिस नहीं कर सकते और इसे हमें डिटेल में समझना है। तो मैं इन तीनों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करेंगे। द नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट फुल व्यू कवर करेंगे। सो एज आई टोल्ड यू, एनुअल रिपोर्ट एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है और इसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा काम की नहीं होती और हम काफ़ी सारी पार्ट या काफ़ी सारे सेक्शन को अभी के लिए स्किप भी कर सकते हैं। जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसे हम कभी मिस नहीं करना चाहिए, दैट इज द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। देन बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जिन्हें हमें क्विक रीड देना चाहिए, लाइक द ऑडिटर्स रिपोर्ट, देन द बिजनेस सेगमेंट एक्सेट्रा। Now coming down to the most important part, that is how to read the profit and loss statement. देखो, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम सब बिगनर हैं। तो हम पहले समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, देन हम उसके बाद मूव ऑन करेंगे हमारे एग्जाम्पल पे, टाटा मोटर पे, और समझेंगे टाटा मोटर्स के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये फॉर्मेट थोड़ा ज्यादा लॉन्ग है या थोड़ा ज्यादा इलेबोरेटेड है, इसलिए हमें इसमें से बस कुछ ही पॉइंट्स पे ध्यान देना है, बाकी चीजों को अभी फिलहाल के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम बस वही चीजें समझेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शुरू होता है फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ। आरएफओ वो इनकम होती है दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द कोर बिजनेस बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम आरएफओ में हमारी अदर इनकम्स को ऐड करते हैं, अदर इनकम्स कैन इंक्लूड द इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, और जो अदर इनकम होती है इट में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। जब हम आरएफओ को ऐड करते हैं अदर इनकम के साथ, वी गेट आवर टोटल इनकम। अच्छा, एक जरूरी बात भी बतानी थी। अगर आप फॉर्मेट में देखोगे जो हमारा थर्ड कॉलम है, दैट इज द नोट नंबर। तो नोट नंबर ये वो नोट्स होते हैं जिसके अंदर कंपनी उस स्पेसिफिक पॉइंट को, फॉर एग्जांपल अदर इनकम को, डिटेल में समझाती है कि कंपनी के अदर इनकम में कौन कौन सी इनकम थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोट नंबर। तो हमें नोट्स नंबर को भी देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उससे हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती है रिगार्डिंग द अदर इनकम और एनी पॉइंट। नाउ कम्स द एक्सपेंसेस पार्ट। एक्सपेंसेस में कंपनी के सारे खर्चे आते हैं। इट कैन इंक्लूड द चेंज इन इन्वेंट्री, मे बी द सैलरीज, द वेजेस, the finance costs such as the interest on loan, debenture, loan processing fee, then the depreciation or the amortization, or any other expenses such as the rent, repair, office expenses, traveling expenses, ऑडिटर फी एक्सेट्रा। ये एक्सपेंसेस अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग होते हैं। सो दीज एक्सपेंसेस मे वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। जब हम इन सारी एक्सपेंसेस को ऐड करते, वी गेट आवर टोटल एक्सपेंसेस। और जब हम टोटल इनकम में से माइनस करते हैं हमारे सारे खर्चे, जितने भी हमने पैसे कमाए उसमें से जब भी हम सारी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, वी गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जब हम इस प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं, देन वी गेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और द पैट। तो अभी तक तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एक बेसिक फॉर्मेट समझ आ गया होगा और तुम्हारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, ये फॉर्मेट थोड़ा ज्यादा लेंदी है, थोड़ा ज्यादा इलेबोरेटेड है, तो हमें इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना। तो मैंने तुम्हें जितना पढ़ा है तुम उसको अच्छे से देख सकते हो। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे और अब हम समझेंगे कि हमारे एग्जाम्पल या बजाज मोटर्स के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कहता है। आओ शुरू करते हैं। Okay, so now moving on to the first part, that is the consolidated statement of profit and loss. सबसे पहले हमें जितने भी फिगर्स दे रखी है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दे ऑल आर इन करोड़। जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इट स्टार्ट्स विद द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या आरएफओ में हमारी अदर इनकम्स को ऐड करते हैं, वी गेट द टोटल इनकम।
अब देखो, जब तुम अदर इनकम्स में देखोगे तो तुम्हें उस नोट नंबर 35 दिख रहा होगा। तो ये नोट नंबर 35 में अदर इनकम्स को इलैबोरेट करके डिटेल में बता रखा होगा कि अदर इनकम्स में क्या-क्या इंक्लूडेड है। तो हमें नोट नंबर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हमें एक फेयर व्यू मिल पाए पूरी बैलेंस शीट का। सो मूविंग ऑन टू नोट नंबर 35. ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द नोट नंबर 35, दैट इज द अदर इनकम। जब तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तब तुम्हें एक टेबल दिखेगी जिसके अंदर इन्होंने डिटेल में बता रखा है कि अदर इनकम में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अदर इनकम इंक्लूड्स द इंटरेस्ट इनकम ऑन फाइनेंशियल एसेट्स, then the government incentives, then profit on investment, dividend income, fair value of investments. तो अब तो आप इसको डिटेल में रीड कर सकते हो और मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा, जब भी तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हो तब तुम उसके एसोसिएटेड नोट नंबर को जरूर देखो, क्योंकि उससे तुम्हें एक फेयर और एक एग्जैक्ट वैल्यू पता पड़ पाती है उस कंपनी की। तो नोट नंबर देखना हाईली रिकमेंडेड है। So when you add revenue from operation and other income, you get the total income. Now comes the next part, that is the expenses. देखो, expenses अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे cost of material consumed, purchase of product, employee benefit expense, finance cost, depreciation and amortization, other expenses. अब देखो, इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसके साथ में एसोसिएटेड नोट नंबर है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के साथ नोट नंबर 36 है, नोट नंबर 36 है। देन फाइनेंस कॉस्ट के साथ नोट नंबर 37 है। तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम इसको नोट्स को जाके देखो और उसे अच्छे से समझो कि जो इस एक्सपेंसेस का बाइफर्फिकेशन है वो कैसे हुआ है। और जब तुम इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करते हो, देन यू गेट योर टोटल एक्सपेंसेस। तो जब तुम्हारी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देती हो, यू गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जब तुम उस प्रॉफिट पे टैक्स देती हो तो उसके बाद जो तुम्हारे पास बचता है, दैट इज पीएटी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप तुम्हें इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे दिखते हैं। और अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड दो चीजें बतानी जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है और ज्यादातर बिगनर इसे गलत करते हैं। सो सबसे पहली चीज ये है कि हमें कभी भी कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नहीं देखना, हमें उसकी इनकम दो को देखना है, उसके एक्सपेंस को देखना है और उसके बेसिस पे हमें एक ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि कंपनी ने ओवरऑल कैसे परफॉर्म किया है। एंड सेकेंड वन इज द एसोसिएटेड नोट्स। तो जो भी नोट नंबर है हमें उसे अच्छे से रीड करना है, क्योंकि वो डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनी ने कहाँ पे इनकम अर्न करी या कहाँ पे एक्सपेंसेस करे। तो हमें इन दो पॉइंट्स को कभी भी नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना फीडबैक भी मेरे साथ जरूर शेयर करना। आज हमने इस वीडियो से सीखा हाउ टू रीड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी और हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।